नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना YouTube परिवार बीएसवी गुरुजी में। साथियों, अगर आपने साइंस या फिर आर्ट्स या कॉमर्स लिए हुए हैं और आपका भी क्रिएटिव राइटिंग है और भारत के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन 4 वर्ष वाले कोर्स के अंतर्गत आपका कोर्स चल रहा है, तो 100% इस क्रिएटिव राइटिंग वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रश्न 110% यहाँ से ही रहेगा। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न जो अगर आप देखेंगे 100% वैसा ही प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो SCC 1 है, यानी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो परीक्षा में जो है प्रश्न 110% यहाँ से ही पूछेगा। वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। हम सारे प्रश्न को देखेंगे। लगभग 100 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, यानी 100 ऑब्जेक्टिव प्लस होगा। इसके अलावा आपको हमने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ऐड किया हुआ है, मतलब कि पूरे सिलेबस को हम लोग जो है इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप अभी तक कुछ नहीं भी पढ़े होंगे तो बस ये वीडियो काफ़ी है। ये वीडियो के बाद आपको ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से कि आप लोग इस फैमिली का सदस्य जरूर बनिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का ऑल विषय का PDF तैयार हो रहा है जो आपको फ्री में मिलने वाला है। तो फ्री में PDF तो आप ले लीजिएगा, जरूर लीजिएगा, क्योंकि आगे की तैयारी आपको बेहतर ढंग से अब आपको करनी पड़ेगी। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फटाफट हम लोग एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने ध्यान को यहाँ पे खुला हुआ रखिएगा, ताकि हर एक प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर SCC 1 है, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। तो 10% आपको यहाँ से ही प्रश्न 110% पूछा जाएगा। 100% हम फिर से आपको कह रहे हैं कि प्रश्न इस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया गया, फिर आकर आप हमें इस वीडियो पर कमेंट करके दिखाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, लेखन निरंतर पुनरीक्षण की प्रक्रिया है। देखिए, लेखन मतलब लिखने का काम जो है वो हमेशा पुनरीक्षण यानी पुनः देखने का काम है। वास्तव बात है, अगर आप लिखते हैं तो उसको आप तुरंत तुरंत देखते हुए हमने कैसा लिखा है, ये बात तो 100% हो जाएगा। आंसर आपका सत्य ही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है। ब्लॉगर कथा साहित्य की अच्छी व्यक्तिगत रचनाएं लिखते हैं। देखिए, ब्लॉगर कथा साहित्य की अच्छी व्यक्तिगत रचनाएं लिखते हैं, ब्लॉगर। अब दोस्तों देखिए, ये ब्लॉगर कौन सी होती है? दोस्तों, ब्लॉगर जो आजकल यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगर का मतलब होता है आप कुछ भी वीडियो बना सकते हैं, घर का बना सकते हैं, घूमने जाते हैं वो बना सकते हैं, पार्टी करते हैं वो बना सकते हैं। तो ये जो होता है साहित्य की सबसे अच्छी व्यक्तिगत रचना, ये अपने अंदर क्या करता है, ये लोग अपनी व्यक्तिगत बातें को दिखाते रहते हैं। ये 110% सही है। ये का आंसर भी आपका 110% सही हो गया। ब्लॉगर का मतलब होता है यूट्यूब पर आप कोई भी किसी भी प्रकार के वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। जैसे हम अभी मान लीजिए वीडियो बनाते हैं, कल हम घर में क्या खा रहे हैं वो वीडियो बना देंगे, परसों हम कहाँ घूमने गए वो बना दिए। ये सब बात क्या होता है, ब्लॉगर कहलाते हैं। और ब्लॉगर जो है ये किसी की अच्छी रचनाएं, व्यक्तिगत रचनाएं को प्रकट करती है। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, छात्रों के लेखन योग्यता के मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि क्या हो सकता है? दोस्तों, आपके लिखने का जो सबसे अच्छा विधि है वो कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, कौन सा विधि है? तो वह बालक के स्वानुभव का आकलन। बालक के जो है स्व मतलब खुद को वो अनुभव करके इसको आकलन कर सकता है, यही सबसे बेहतर विधि है, बेहतर प्रोसेस यही है। आंसर आपका हो जाएगा B4 बाहुबली, यानी घ। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? दोस्तों, सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिंग, यानी कौन सी बनाने की क्षमता नहीं है। तो यहाँ पर संस्मरण जो है, स्वयं का स्मरण करना, स्वयं को पुकारना, ये जो है सृजनात्मकता का तत्व नहीं हो सकता है। आंसर गॉज है, ये बिल्कुल रूप से परफेक्ट सही है। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रचनात्मक लेखन के रूप है, जो रचनात्मक यानी अच्छी अच्छी बात होता है, पॉजिटिव बातें होते हैं, उसको लेखन का रूप काल्पनिक भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, वो रचनात्मक तो होगा ही होगा। सब क्वेश्चन ही रचनात्मक है तो रचनात्मक तो होगा ही। और कविता पटकथा, यानी ये सभी बात जो है, ये बात जो है 100% सही है। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न होगा मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन संक्षेपण में आवश्यक नहीं है? दोस्तों, ईमानदारी पूर्वक अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आ रहा है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करके आगे 1-2 ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है, काफी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है। आप सभी जितने भी भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो पे, सभी से ईमानदारी पूर्वक यह हमारा
एक तरह से मुझे रिक्वेस्ट हो गया, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को कम से कम शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो भैया सेकेंड सेमेस्टर की बेहतर तैयारी के लिए अभी से आप जुड़े रहिए। हम बीच-बीच में आपको एक कॉम्प्लेक्स टैबलेट की तरह आपको हर एक क्लास को देते रहेंगे। ठीक है? हर एक विषय से 2 से 3 क्लास ही काफ़ी हो जाता है हमारा, जिससे ही सारा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छप ही जाता है। छठा नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन संक्षेपण में आवश्यक नहीं है? दोस्तों संक्षेपण मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि 10 रुपया आपके पास है, इसको संक्षेपण करना है, कम करना है, इसको 3 भाग में बाँट दो, लगभग 3 रुपया आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 2.5 से 3 रुपया आपका होगा, तीसरा चौथा भाग बाँटेंगे तो। तो संक्षेपण जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर कोई आवश्यकता। कॉम्प्लेक्स मतलब एडिंग प्रक्रिया, यानी ऐड करने की एक प्रक्रियाएं होता है, एक सिनोनिम्स हो जाता है ऐड करने का। ये आपका कॉम्प्लेक्स जो प्रक्रिया है ये नहीं होगा। नहीं प्रश्न पूछा है तो आंसर घ की ओर चला जाएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों आपके सामने। 7 नंबर प्रश्न कहता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स उत्पन्न होता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है ये कहाँ उत्पन्न होता है? तो फॉलिक अवस्था में होता है, ठीक है। फॉलिक अवस्था यानी गौ। 8 नंबर प्रश्न है अभिवृत्ति का एबीसी मॉडल क्या है? प्रश्न यहां से बनेगा, 100% याद कर लीजिएगा। अभिवृत्ति का एबीसी मॉडल जो है वो संवेगात्मक और व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक है, ठीक है। आंसर आप लोग को पहला याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने होगा। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये यहाँ पे अभिवृत्तियों का अर्जन किया जाता है किस तरह से? परिवार से, साथियों से, जनसंचार से, उपरोक्त सभी से, ठीक है। अभिवृत्तियां मतलब क्या होता है? यानी किसी भी प्रकार के ज्ञान को आप लोग कहाँ कहाँ से सीखते हैं? तो अपने साथियों से भी सीखते हैं, परिवार से भी पहले तो सीखते हैं, जनसंचार न्यूज संचार न्यूज पेपर इत्यादि से भी सीखते हैं, मोबाइल से भी सीखते हैं। तो उपयुक्त में से सभी बात जो है ये परफेक्ट है, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन कार्यस्थल घीस का एक प्रकार नहीं है? कार्यस्थल घीस का एक प्रकार नहीं है, वो है आक्रामकता। आक्रामकता मतलब ही होता है नेगेटिव, मारपीट की बात आ रहा है, जो किसी भी कार्य को करने में यानी किसी भी काम को करने में इसकी कोई आवश्यकता उतनी नहीं होती है। तो आंसर आपका ग हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग कॉमन साइंस यहाँ पे हम सब लगा करके आंसर को खींच सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक लेखन की शाखा नहीं है? रचनात्मक मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे कौन शाखा नहीं है? निबंध, थीसिस मतलब किसी का जीवनी होता है, कविता तो है ही। अब कल्पना, तो कल्पना करना देखिए रचनात्मक लेखन नहीं हो सकता है। कल्पना आप कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखने की चर्चा ही नहीं होता है। कल्पना मतलब क्या? आप सोच रहे हैं मन में ऐसा ऐसा बात कल्पना कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको लिखेंगे तो वो या तो आपका थीसिस बन जाएगा, या फिर वो निबंध बन जाएगा, या फिर वो कविता बन जाएगा। तो आंसर आपका जो है नहीं था, तो नहीं में आपका घ का कल्पना हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है लेखक पैसा कमाने के लिए लिखते हैं। देखिए ये बात जो है बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम सभी लोग या फिर आपका किताबी भाषा कहता है कि ये अर्ध सत्य है। कुछ बात जो है ये सत्य है, लेखक पैसा कमाने के लिए भी लिखते हैं। देखिए ये बात भी सत्य है, लेकिन उतना सत्य इसलिए नहीं है। लेखक अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और इसी क्रम में वो कुछ पैसा भी कमा लेते हैं, कुछ मान सम्मान भी कमा लेते हैं। ये बात तो 100% सही है, लेकिन केवल पैसा कर बात होता है तो ये बात जो है अर्ध सत्य, उतना ज्यादा सत्य बात, सही बात नहीं लग रहा है। कोई भी लेखक पैसा कमाने के व्यू से किताब नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। अब है जमाना, अभी लोग लिखते हैं, अलग बेटर है। 13 नंबर प्रश्न है फीचर लेखन एक प्रकार है। फीचर, फीचर मतलब होता है एक अलग तरह की, यानी रचनात्मक और काल्पनिक प्रकार होता है। 14 नंबर प्रश्न है रचनात्मक निम्न प्रकार के होते हैं। तो रचनात्मक जो है खोजपूर्ण होता है, परिवर्तनकारी होना चाहिए, संयोजनात्मक होना चाहिए। तो उपयुक्त में से सभी बात होना चाहिए। किसी भी प्रकार की पॉजिटिविटी चीज अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खोज करना पड़ेगा, कुछ परिवर्तन करना होगा अपने आप में, कुछ संयोग करना होगा, कुछ सोचना होगा, ये सब बातें करना होता है। 100% याद रखिएगा, रचनात्मक जैसे टॉपिक से प्रश्न 110% आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, पूछा ही जाएगा। दोस्त विश्वास कीजिए, 110%। ये साइंस आर्ट्स सभी के लिए है और भारत के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, जहां पर भी 4 इयर्स का CBCS कोर्सेज चल रहा है मेरे दोस्त, सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफी है।
कुछ भी अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो बस आप देख लीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा 100%। रचनात्मक के जो तरीके होते हैं दोस्तों, वो खोज का मोड होना चाहिए और कार्यान्वयन मोड होना चाहिए, यानी दोनों बात जो है आपका, वो दोनों के दोनों बात परफेक्ट है। 16 नंबर है, रचनात्मक कार्य के अंतर्गत निम्न में कौन सी गतिविधियां आती हैं। एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, चलिए हम उस ट्रिक को बताते हैं। अगर परीक्षा में दोस्तों इनमें से सभी ऑप्शंस अगर आपको दिख जाता है तो याद रखिएगा, ज्यादातर क्रिएटिव राइटिंग में आपको ज्यादातर इनमें सभी ऑप्शंस जो है 99% आपका सही ही होगा। तो आंख बंद करके भी आप लोग जल्दी में भी इसका आंसर करके आगे निकल सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है। देखिए, परिवार के अंदर कौन सी विशेषता नहीं होती है। परिभाषिक भूमिका, परिवार में परिभाषित उस ढंग से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उतना भी गलत बात नहीं है। रहने की साझा स्थान, ये बात तो परफेक्ट सही है, लेकिन नहीं पूछा है तो ये बात कैसे लेंगे। यानी आंसर आपका जो है गौ, यहाँ पर व्यक्तिक इतिहास जो है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी व्यक्ति का इतिहास जो है हम लोग नहीं मतलब अति बाहर करना चाहिए, विशेष रूप से निगेटिविटी पॉइंट्स लेकर के, पॉजिटिविटी छोड़ करके, ठीक है। व्यक्तिक संवर्धन में एबीसीडी है। एबीसीडी क्या है, देखिए, ए है अभिवृत्ति, बी है व्यवहार, सी है संचार और डी से होता है अनुशासन, डिसिप्लिन, ठीक है। यहाँ पर आंसर जो है आपका वो आपका क हो जाएगा। बिल्कुल रूप से एबीसीडी का मतलब यही होता है। ए से अभिवृत्ति, बी से आपका व्यवहार होता है, सी से संचार और डी से डिसिप्लिन अनुशासन होता है, ठीक है। ऐसे आप लोग को याद रखना है। 110% यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा दोस्त, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है दोस्त, लोग किस आधार पर संबंध बनाते हैं। देखिए, आपसे अगर लोग संबंध बनाते हैं वो किस आधार पे बनाते हैं। देखिए, यहाँ से सीखने के बाद जो है आपको जीवन में बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा जब आप क्रिएटिव राइटिंग को अच्छी तरह समझेंगे। तो लोग किस आधार पर संबंध बनाते हैं, तो आपसे आकर्षक, यानी आपसे आपको देख करके आकर्षक हो जाएंगे, आपकी सुंदरता, आपकी फ्यूचर या फिर आपके करियर को देख करके वो आकर्षित हो जाएंगे यहाँ पर। या फिर समानता, आपकी ही तरह देखेगा कोई, ओ भाई हमारी तरह ही ये लड़का है, तो इस तरह से कोई लड़की आप पर मोहित हो जाएगा। या आप किसी लड़की को देखते हैं कि आप एक तरह दिखने में लग रहे हैं, तो आप तो वो अपना सब कुछ समझने लगते हैं, निकटता बना लेते हैं। निकटता, कभी कभी आपको संबंध ऐसे भी बन जाता है, जब अधिक आप किसी के पास रहोगे तो धीरे धीरे लगातार, तो धीरे धीरे उससे एक संबंध बन जाता है। तो ये भी आपका आंसर घ हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी बात जो है संबंध बनाने में निर्भर करता है, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है दोस्त, रचनात्मक लेखन का मूल उद्देश्य क्या होता है मेरे दोस्त। रचनात्मक लेखन का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है मनोरंजन के साथ साथ कुछ सीखना, ठीक है, समझे। सूचना ऐसी कोई बात नहीं, ये सब बात नहीं, मनोरंजन हो जाता है एक सही सटीकता के साथ आंसर। 21 नंबर है, अतीत में सेट की हुई कहानी को क्या कहते हैं। अतीत में सेट की हुई, यानी पहले जमाने में जो कहानी को किसी कथा से सेट कर दिया जाता था, तो उसको कहते हैं हम लोग ऐतिहासिक कथा, ठीक है। इतिहास, अतीत का मतलब इतिहास में सेट की हुई कथा को हम लोग ऐतिहासिक कथा कहते हैं। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक लेखन की शैली में नहीं है। तो व्यापार से यहाँ पे कोई लेन देन नहीं है, व्यापारी का कोई मतलब नहीं है रचनात्मक लेखन शैली में, तो आंसर गौ की ओर चला जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसी रचनात्मक लेखन में अच्छा क्षेत्र लेखन माना जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ पे लेखन में यानी लिखने की प्रक्रिया में सबसे अच्छा किसको माना जाता है, तो गतिशील और सुविकसित, अच्छी तरह से गतिशील होनी चाहिए और सुविकसित होनी चाहिए, ठीक है। उत्तम एवं दोष रहित भी होना चाहिए, सपाट और आयामित नहीं। देखिए, ख आंसर भी बिल्कुल आपका सही है, दोष रहित होना चाहिए। लेकिन होता क्या है दोस्तों, लिखने में आपका दोष नहीं होगा क्या, लिखोगे तो गलती नहीं होगा क्या, होगा। हाँ, उस दोष को हम लोग क्या करेंगे, सुविकसित करेंगे, फिर से नया ढंग से उसको विकास करेंगे, नया ढंग से। हाँ तो साथियों, 24 नंबर जो सवाल है आपका दोस्त, साहित्य पत्रकारिता गैर काल्पनिक लेखन का एक रूप है जो परंपरागत रूप से कथा साहित्य से जुड़ी तकनीकों और शैलीगत रणनीतियों को तथ्यात्मक रिपोर्टों से जोड़ती है। ये कथन किसका है। देखिए, यहाँ पर इंपोर्टेंट बात आपको याद रखना है, साहित्य पत्रकारिता जो मीडियागिरी करता है लोग, वो होता है। यह जो कथन है इन्होंने बताया था, यह इससे जुड़ा हुआ कथन किसका है, ये रिपोर्ट, ये छोटी छोटी बात आपको याद रखना है। और ये बात जो है किसने बोला था, या फिर ये कथन कैसा कथन है। ये कथन जो है बिल्कुल रूप से आपका सही कथन है और ये साहित्यकार लोगों ने बताया है, ठीक है। आंसर कॉज है मेरे दोस्त, वो परफेक्ट सही है। ज्यादातर जब सही गलत का ऑप्शन आपके सामने होगा तो उसमें सही ऑप्शन को अधिकांश आप सही समझते हुए चलिएगा।
25 नंबर सवाल है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक लेखन का प्रमुख घटक नहीं है। रचनात्मक मतलब पॉजिटिव राइटिंग, इसका जो लेखन प्रमुख घटक नहीं है तो वो असंबद्धता। जो रचनात्मक लेखन होता है उससे संबंध किसी न किसी रूप में होता है, और जब असंबद्धता की बात होती है तो यह बात गलत हो जाता है। तो आंसर आपका घ हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम आगे चलेंगे और 26 नंबर हमारे सामने सवाल होगा। और 26 नंबर सवाल कहता है कि रचनात्मक लेखन के दौरान वर्णनात्मक लेखन रचनात्मक लेखन के दौरान वर्णनात्मक लेखन के प्रमुख घटकों में निम्नलिखित में से क्या है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों, मतलब कौन नहीं है यहाँ पूछा है, तो अस्पष्ट और अमूर्त। जैसे क्या होता है दोस्तों, अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम नहीं देख सकते हैं। क्या आपको लगता है जो लेखनीय चीज होता है, लिखा हुआ चीज को हम नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। क्या वो स्पष्ट नहीं हो सकता? स्पष्ट हो सकता है। तो ये बात कहा है कौन नहीं है, तो भाई जो लेखन चीज होता है वो अमूर्त नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है, लेखन वाला जो लिखा हुआ चीज है उसको क्या होता है, मूर्त होता है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो इस चीज को आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो ये आपका मूर्त हो जाएगा। मूर्त का मतलब जिसको देख सकते हैं वो मूर्त हुआ। अमूर्त का मतलब हुआ जिसको हम लोग देख नहीं सकते। अस्पष्ट तो समझ रहे हैं, जो अच्छा से लिखा होगा पढ़ लिख समझ सकते हैं, और जो नहीं समझ सकते वो अस्पष्ट होता है। आंसर घ आपका सही होगा। 27 नंबर प्रश्न है दोस्त, भविष्य में सेटिंग की हुई कहानी को क्या कहते हैं दोस्त। भविष्य में सेटिंग की हुई कहानी को विज्ञान कथा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भविष्य में सेटिंग की होती है उसको विज्ञान कथा कहते हैं, और जो अतीत में होता है उसको हम लोग ऐतिहासिक उपन्यास या ऐतिहासिक कथा कहते हैं। ठीक है, जो अतीत की बात होता है तब ऐतिहासिक, और जब भविष्य की बात होगा तो दोस्तों विज्ञान की कथा हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लेखन में डैश का उपयुक्त आरंभ, मध्य एवं उपसंहार का होना आवश्यक है। आलेख, इलेक्ट्रॉनिक चीज में क्या होता है दोस्तों, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक होता है उसमें धारा जो होता है आलेख के रूप में प्रवाहित होता है, आलेख के रूप में। ठीक है, आरा तिरछा रेखा में होता है प्रवाहित। यहाँ से आंसर जो है आलेख है आपका, परफेक्ट सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, व्हाट्सएप एक उदाहरण है। दोस्तों व्हाट्सएप से हम सभी लोग जानते हैं कि वहां से हम लोग मैसेज करते हैं, ना कि गेम खेलते हैं, ना कोई खरीदारी करते हैं, ना कोई बैंकिंग ऐप है हमारा। ठीक है, व्हाट्सएप केवल और केवल मैसेजिंग का काम करता है, वीडियो कॉलिंग की बात करता है, चैट करता है, वॉइस कॉलिंग की सुविधा आपको प्रदान करती है। अब जो आपके सामने प्रश्न आ रहा है 100% प्रश्न यहाँ से छपेगा आपकी एग्जाम में। कथेतर गद्य क्या है दोस्तों। कथेतर गद्य जो है ये आपका वास्तविक घटनाओं का विवेचना करता है, जो कथेतर गद्य होता है। संस्मरण लेखन का प्रमुख तत्व क्या है मेरे दोस्त, तो अतीत की स्मृति है। आत्मकथा क्या है दोस्त, तो आत्मकथा जो है मेरे दोस्त वो अपने जीवन का वर्णन है। जो किसी का भी आत्मकथा दोस्तों मतलब क्या, जैसे कि आपका आत्मकथा मान लीजिए है, उसमें क्या होता है आपके जीवन का जो भी घटनाएं होता है वो सबका वर्णन होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं आत्मकथा। 33 नंबर है, रेडियो संचार का कौन सा माध्यम है श्रव्य या दृश्य। देखिए रेडियो का कुछ ऐसा भी संचार होता है, वो कौन सा माध्यम है, श्रव्य है या दृश्य है। भाई रेडियो संचार जो होता है उसको हम लोग केवल सुनते हैं, क्या रेडियो में आप लोग देख पाते हैं मेरे दोस्त, नहीं। कितना लाजवाब लड्डू क्वेश्चंस है। केवल रेडियो संचार जो होता है, जो रेडियो से आवाज निकलता है दोस्त, उसको हम लोग केवल सुन सकते हैं, दृश्य नहीं कर सकते हैं। टेलीविजन को हम लोग देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन रेडियो संचार में ऐसी बात नहीं होता है। 34 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मकता का जनक किसे कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, टॉरेंस या वैथरम को। तो टॉरेंस को जो है कहा गया है सृजनात्मकता का जनक, क्रिएटिंग का जनक। 101% आपको याद रखना है, सृजनात्मकता का जनक किसे कहा जाता है, टॉरेंस नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। 35 है, क्या अकादमिक लेखन रचनात्मक लेखन की शैली है या नहीं। बिल्कुल नहीं है, इसमें नहीं आंसर आपका हो जाएगा। अगला है 36, क्या सृजनात्मकता में मौलिकता। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके सामने 36 नंबर प्रश्न होगा, क्या सृजनात्मकता में मौलिक, यहां से हम लोग सवाल करेंगे मौलिकता अथवा नवीनता के तत्व पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त हाँ हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त, हाँ हो जाएगा। आंसर जो आपका ये हाँ की ओर चला जाएगा। आंसर बिल्कुल रूप से बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न दोस्तों 37, छंद का प्रयोग कविता में होता है या कहानी में होता है।
दोस्तों छंद का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, कविता में होता है या कहानी में होता है, तो ये केवल और केवल कविता में होता है। और कविता के जो राइटर होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, उसको हम लोग कवि कहते हैं। अगला सवाल होगा दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, 38 नंबर प्रश्न कहता है पंचम वेद किसे कहा गया है दोस्त। तो पंचम वेद मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, महा इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। पंचम वेद हम लोग महाभारत को कहते हैं। आंसर आपका महाभारत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा दोस्त आपके सामने, दूरदर्शन संचार का वह कौन सा माध्यम है, प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक। देखिए दूर संचार जो होता है ये क्या है, यहाँ से प्रिंट का कोई सवाल ही नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक है दोस्त। बिल्कुल आसान सवाल था और ऐसे ऐसे सवाल को आप गर्दा उड़ा दीजिएगा एग्जाम में। चौथा 40 नंबर प्रश्न दोस्त काफी महत्वपूर्ण है, कामायनी किस विधा की रचना है दोस्तों। कामायनी काव्य है, कविता है, और किसका है, तो जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी किसकी रचना है मेरे दोस्त, तो जयशंकर प्रसाद की रचना को हम लोग कामायनी कहते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये कामायनी है, यह एक कविता है, इसलिए इसको काव्य कहा गया है। मेरे दोस्त हमें उम्मीद है कि आप इन बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न मेरे दोस्त, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस लोक भाषा में किए थे, तो ये अवधी भाषा में किए थे। लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद भी किए थे। रामचरितमानस का जब रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में कर दिए थे तो इसको लोग बहुत पसंद किए थे। अब यहाँ से प्रश्न देखिए पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो भाई तुलसीदास। या तुलसीदास का सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सा है, तो रामचरितमानस। अब पूछेगा कि अवधी भाषा में तुलसीदास ने किसकी रचना किया था, तो रामचरितमानस की। बहुत सारा प्रश्न एक प्रश्न इससे बन सकता है। महात्मा गांधी की आत्मकथा अंग्रेजी में किस शीर्षक ने प्रकाशित किया था, किस शीर्षक से प्रकाशित है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। आंसर घ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, जो प्रेमचंद की कविता से जुड़ा हुआ है, काव्य से जुड़ा हुआ है। कहा गया है गोदान किस विधा की रचना है मेरे दोस्त। गोदान, ये गोदान के जो लेखक है वो भाई प्रेमचंद्र है, प्रसिद्ध कवि है। इनका प्रसिद्ध जो है यही है कविता। ठीक है, और यह एक उपन्यास है। किस विधा की रचना है दोस्तों, तो ये उपन्यास से रचित है। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, गीतकार शैलेंद्र ने फणीश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर फिल्म बनाई है, तो तीसरी कसम। ये कहानी पर जो है उन्होंने फिल्म बनाई है, तो आपका आंसर ख हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है दोस्त, अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है दोस्तों। अंधेरी नगरी है, ये एक प्रकार का नाटक है, एकदम रूप से याद रखेंगे ख। अंधेरी नगरी एक प्रकार का नाटक है। 46 नंबर प्रश्न होगा दोस्त, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है मेरे दोस्त। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है दोस्त, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू है या पंडित जवाहरलाल नेहरू है। 47 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है दोस्तों। प्रेमचंद्र ही है। ये कहानी में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कहानी ये भी है पंच परमेश्वर। ठीक है, ये भी प्रेमचंद्र की रचना है। आगे बढ़ेंगे 48 नंबर प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संस्मरण विधा की है, क्या भूलूं क्या याद करूं। यही आपका संस्मरण रचना विधि है। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक भाषा बिहार में नहीं बोली जाती है दोस्त। तो बुंदेली जो है लोक भाषा, इसको हम लोग बिहार में नहीं बोलते हैं। आंसर जो है क आपका परफेक्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे 50 नंबर सवाल है, स्वप्नात्मक लेखन का एक तरीका है। स्वप्नात्मक लेखन का एक तरीका है अपनी भाव प्रकट करने का। आंसर जो है आपका क नंबर, ये बिल्कुल रूप से सही है। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्रिएटिव नॉन फिक्शन को डैश भी कहा जाता है। प्रश्न भी याद रखिएगा, क्रिएटिव नॉन फिक्शन को डैश कहा जाता है, इसको हम लोग कविता कहते हैं। आंसर जो है हम लोग का ग, ये परफेक्ट रूप से आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न दोस्तों, तकनीकी लेखन रचनात्मक लेखन का एक रूप है। बात बिल्कुल सत्य है, जो तकनीकी लेखन है आजकल वो रचनात्मक लेखन का एक रूप है। ठीक है, आंसर आपका क हो जाएगा। 53 नंबर सवाल है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रखिएगा, सृजनात्मकता के जनक माने जाते हैं, किसको माना जाता है, तो टॉरेंस को। ऊपर हमने बताया था। रचनात्मक की विशेषताएं क्या है दोस्तों, तो ये सभी बात जो है, वैसे भी सभी ऑप्शन मिलता है तो ज्यादातर सही ही होता है, जैसे कि नीचे भी ऑप्शन देख लीजिए आप। रचनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है मस्तिष्क का उद्वेलन, अलग सोच, कल्पना, ये सभी बात सही है, तो आंसर आपका घ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंध के 6 परम मॉडल का एक चरण नहीं है, तो वह है आपका
मदन, ठीक है, मंदन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आंसर आपका ग बिल्कुल रूप से परफेक्ट सही हो जाता है। 57 नंबर प्रश्न है, संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशल में से एक कौन है? वीवीआई प्रश्न रखिएगा, सक्रिय रूप से सुनना। संचार का सबसे महत्वपूर्ण कौशल में से एक कौशल यह भी है कि अच्छी तरह से आप इस चीजों को सुनिए। आपका यहाँ पर 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अभिवृत्ति के दृढ़ निर्माण से संबंधित है? तो वो है अनुभव। आंसर आपका खोज है, बिल्कुल परफेक्ट सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, मित्रता के 3 प्रमुख प्रकारों में श्रेणीबद्ध कर सकते हैं, निम्न में से कौन एक उन तीनों में से नहीं है? तो विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। ये बात जो है प्रमुख मित्रता के प्रकारों में ये बात नहीं होता है, विनिमय नहीं होता है। 60 नंबर है, रचनात्मकता या सृजनात्मकता दोनों बात सेम होता है, इस बात को भी अभी आपने समझ लिए हैं, ठीक है। सर्वप्रथम किसकी अभिव्यक्ति था? इसमें सबसे पहले किसने अपनी अभिव्यक्ति किया था? तो वो है आत्मा की अभिव्यक्ति होता है। आंसर जो है आपका क बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 61 नंबर सवाल है दोस्त, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? यह कथन क्रो एंड क्रो का है, और क्रो एंड क्रो से यह प्रश्न है पूछा ही जाता है हर बार, तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न दोस्त, सृजनात्मक यद्यपि प्राकृतिक प्रदत्त है तथापि इसे किससे पोषित किया जा सकता है? इसको प्रशिक्षण द्वारा और शिक्षण द्वारा, इस दोनों के द्वारा पोषण किया जा सकता है। आंसर जो आपका गौ ये परफेक्ट सही हो जाएगा। 63 नंबर सवाल है दोस्त, सृजनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है? तो यहाँ पर ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक संवेदन, यानी ग आपका आंसर परफेक्ट रूप से सही हो जाएगा, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है दोस्त आपके सामने, सृजनात्मक लेखन की प्रमुख विधा कौन सी है? तो ये विज्ञापन भी है, पत्रकारिता भी है और लोकप्रिय संस्कृति भी है। तो ये सभी बात ऑप्शन में है, तो ये सभी ऑप्शन ज्यादातर सही होता भी है, तो सभी हो जाएगा। 65 नंबर इंपोर्टेंट प्रश्न है, अभिव्यक्ति की सबसे रचनात्मक विधा कौन सी है? तो दोस्तों विज्ञापन ही आजकल जो है सबसे ज्यादा रचनात्मक यानी सृजनात्मकता बना हुआ है, ठीक है। आगे चलेंगे। 66 नंबर प्रश्न दोस्त, किस सिद्धांत के अनुसार रचना प्रक्रिया एक रहस्यमय प्रक्रिया है? तो देवी प्रेरणा का सिद्धांत के द्वारा जो है ये जो है एक रहस्यमय प्रक्रिया बना हुआ है। 67 नंबर प्रश्न है दोस्त, किसके अनुसार भाव प्रवणता की काव्य रचना का उत्स है? तो ये है वर्ड्सवर्थ। ध्यान रखिएगा 100% प्रश्न इस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, बस 1 से 2 बार इस वीडियो को रिपीट कर लेना है आपको और सारे प्रश्न एग्जाम में छाप देना है। किस सिद्धांत के अनुसार साहित्य सजग मानस व्यापार की उपज है? यथार्थवादी सिद्धांत के द्वारा। आगे चलेंगे दोस्तों। 69 नंबर प्रश्न है, रचनात्मक या सृजनात्मक लेखन का प्रमुख उपकरण कौन सा है दोस्त? तो ये सभी बात ऑप्शन में है, तो ये सभी ऑप्शन जो है आंख बंद करके सही कर लेंगे। रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता किससे है दोस्तों? तो वो प्रतीक यानी चिन्ह से है। प्रतीक को ही हम लोग क्या कहते हैं? चिन्ह कहते हैं, सिंबल कहते हैं। 71 में है, रचनात्मक लेखन में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है दोस्तों? लिखित रूप का भी प्रयोग होता है रचनात्मक में, मौखिक रूप का भी प्रयोग होता है और मानक रूप का। हालांकि मानक का नहीं होता है, लेकिन ऑप्शंस में है तो मानक का भी कहीं कहीं पर उपयोग होता है। तो ये सभी ऑप्शंस जो है उचित आंसर हो जाता है। 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है, औपचारिक संवाद सीखने का प्रारंभ होता है कहाँ से होता है? विद्यालय से होता है। बच्चा विद्यालय में क्या सीखता है दोस्तों? तो शिष्टाचार सीखता है, संस्कार सीखता है, उठना बैठना, नई बातें करना, मित्रता करना, ये सारी बात को हम लोग शिष्टाचार के अंदर रखते हैं, इसलिए डायरेक्ट आपको शिष्टाचार आंसर को टिक कर देना है। आगे बढ़ेंगे। 74 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, 74 नंबर प्रश्न क्या? 74 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, संवादों के वर्गीकरण के आयाम क्या है दोस्तों? संवादों का जो वर्गीकरण का आयाम होता है मेरे दोस्त, वो 2 आयाम होता है, ठीक है। आंसर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल है दोस्त, व्यक्तिगत औपचारिक संवाद किनके बीच होता है दोस्त? तो जो व्यक्तिगत औपचारिक बातें होती है दोस्तों, जो औपचारिक मतलब क्या होता है? एक सही सजेशन वाली बात, वो डॉक्टर मरीज के बीच होता है, जज वकील के बीच, मालिक नौकर के बीच, ठीक है। जो ऊंच नीच की भी यहाँ पे मर्यादा को ध्यान रखता है, तो ये सभी बात जो है आपका औपचारिक संवाद हो जाता है, ठीक है। आंसर घ ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आपका 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मित्र मंडली के बीच संवाद का उदाहरण है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट रखिएगा 100% पूछने वाले सवाल में। मित्र मंडली के बीच संवाद कैसा उदाहरण है? सामूहिक संवाद है, सिंपल बात है।
जब आप दोस्तों के बीच बात करते हैं तो वो कार्यालय की बात नहीं हो सकता है, व्यक्तिगत बात नहीं हो सकता है, औपचारिक बात नहीं हो सकता है, ये सामूहिक संवाद है, यानी समूह में मिलकर के आप बात कर रहे हैं। 77 नंबर प्रश्न है, अपरिचित से संवाद की शुरुआत होती है। यानी देखिए, अपरिचित का मतलब होता है जिसको आप नहीं जानते हैं, और उससे जब बात की शुरुआत होता है तो वहां पर कैसे होता है, हालचाल पूछने से शुरू करते हैं आप, या फिर उद्देश्य पूछते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या फिर अभिवादन से। तो दोस्तों अभिवादन करते हैं, हेलो, ऐसे पहले किसी को बोलेंगे हेलो जी सुनिएगा सब, एक बात है आपसे, कुछ कहना है आपसे, ऐसे आप बात करेंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं अपरिचित कहते हैं, यानी जिसको आप नहीं जानते हैं उससे पहले बात करेंगे। तो ये नहीं पूछ देंगे क्या हाल चाल भाई, ऐसा नहीं पूछ सकते हैं आप, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि हम ऐसा पूछें। आपको पूछना होगा जी सर आपसे कुछ काम था, हेलो जी सुनिए, ऐसे आप बात कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ये चीजें होती है। 78 नंबर प्रश्न है, प्रधान अध्यापक द्वारा सहयोगी अध्यापकों से चर्चा। अब देखिए, प्रधान शिक्षक जो होता है एचएम सर होते हैं स्कूल कॉलेज के, वो जब अपने शिक्षक से बात करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो औपचारिक संवाद। औपचारिक मतलब क्या, वो भाई वरिष्ठ है वहां पे, बड़े हैं, असंगठित होकर करेंगे। 79 नंबर प्रश्न है, औपचारिक बैठकों का अंत होता है कहाँ पे होता है, निर्णय का घोषणा। देखिए, कोई भी जब औपचारिक बैठक होता है वहां पर फैसला, अंतिम फैसला जब निकल जाता है, समझो वो बैठक का अंत हो गया। जैसे मान लीजिए पंचायती होता है, औपचारिक होता है वो भी बैठक, वहां पर जब अंतिम फैसला सुना दिया जाता है तो समझिए वो औपचारिक बैठक का क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, चलो घर। 80 नंबर सवाल है दोस्त, संवाद की औपचारिकता क्या होता है दोस्तों। संवाद मतलब बातचीत करना होता है, समझ लीजिए। तो संवाद का औपचारिकता होता है अभिवादन करना, रिक्वेस्ट करना किसी से, परिचय देना, ये भी सही है। संबोधन, किसी बात को लेकर संबोधन करना, ये उपयुक्त बातें जो है सभी बात आपका सही है, तो आंसर घ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। किस स्थिति में व्यक्ति मामलों पर अपने सुझाव देते हैं। अब कुछ कौन सा ऐसा स्थिति होता है जिसमें व्यक्ति जो है कुछ मामलों पर अपना सुझाव देता है, तो संभाषण, जहां पर सभी के बीच भाषण होता है, यानी बातचीत चलता है, वार्तालाप चलता है, मीटिंग तौर पे चलता है, जैसे तो वहां पर जो संभाषण होता है, वहां पर लोग जो अपना सुझाव देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 82 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बस कुछ ही प्रश्न बचा है, फिर हम लोग का छुट्टी हो जाएगा। किसी का सुझाव उचित न लगने पर अपने विचार प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम आपको बोल रहे हैं कि दोस्त ये प्रश्न पूछेगा, और ये बात जब आपको अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ पर वैकल्पिक सुझाव हो जाता है, ऑप्शंस आपके सामने मिल जाता है। मान लीजिए 5 लोगों से आपने कोई चीज को पढ़ा, और 5 लोगों में से किसका आपको बेहतर लगा उसको आप चुनेंगे, और किसी को जब आपको उचित नहीं लगता है किसी का विचार, तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं वैकल्पिक सुझाव कहते हैं। ठीक है। संवाद की भाषा के चयन का कारक क्या है दोस्तों, ये सभी बात है। आगे चलते हैं दोस्तों। 84 नंबर प्रश्न है, संवाद में सफलता से भाग लेने के लिए जानना क्या आवश्यक होता है। वक्ता और मूड, यानी संवाद में बोलने वाली सफलता कैसे होगा, आपके बोलने की क्षमता होनी चाहिए और मूड भी होना चाहिए बोलने वाला, तब आपकी सफलता होती है। आंसर क। औपचारिक शब्दों का प्रयोग अटपटा लगता है घरेलू संवाद में। हाँ भाई, घरेलू घर में जब बातचीत कोई चीज चलता है वैसा औपचारिक बात, तो वहां पे उटपटांग लगता है आपको, तो आंसर ख जो है ये बिल्कुल सही है। गद्य भाषा का प्रत्यक्ष संबंध किससे है दोस्तों, वो सामाजिक सरोकार से संबंध है। ठीक है, आंसर जो है घ ये सही है, और ये VVI प्रश्न भी आपका है। आगे बढ़ेंगे। 87 नंबर प्रश्न है दोस्त, जीवन के जटिल यथार्थ को अभिव्यक्त करना संभव हो पाया है, वो गद्य में हो पाया है। यानी जो कविता होता है, सॉरी कहानी होता है उस समय, निबंध कहानी होता है उसमें। 88 नंबर प्रश्न है, किसमें रचनाकार शब्दों को तराशता है, तो वो कविता में। शब्द को देख, कविता क्या होता है, थोड़ा कठिन होता है पढ़ने, उसमें एक एक शब्द को तराशा जाता है। कविता कैसे अर्थों से परिचित कराती है दोस्तों, तो अपरिचित जिसका अर्थ हम लोग को पता नहीं होता है, कविता पढ़ने के बाद उसका अर्थ हम लोग को पता चल जाता है। तो आंसर ख बात सही है, लेकिन इनमें से सभी ऑप्शंस भी हैं। गुड अर्थों को जानते हैं, वो बात सही है। भावात्मक अर्थों को, यहाँ पर देखिए इनमें सभी ऑप्शंस जो है ज्यादातर सही होगा, तो इनमें सभी ऑप्शंस ही आपका सही होगा। ठीक है। 90 नंबर प्रश्न है दोस्त, रचनात्मक भाषा और सामान्य भाषा का अंतर कौन दर्शाता है दोस्त, वो औपचारिकता दर्शाता है। ठीक है। सृजनात्मक या रचनात्मक रचनाकार कैसे अर्थों के साथ भाषा को नहीं अपनाते हैं, तो रूढ़ मतलब कठिन भाषा में, उलझन वाली भाषा को नहीं दर्शाते हैं। साहित्य में भाषा की समृद्धि संभव है, तो ये सभी ऑप्शन जो है सभी बात सही है, तो इनमें सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर सवाल है दोस्त यहाँ पे आपके सामने, कहता है फीचर की भाषा होनी चाहिए, जो फीचर होती है उसकी भाषा क्या होना चाहिए दोस्तों, तो जन सामान्य होना चाहिए। आंसर जो है आपका ख, ये बिल्कुल सही है। निबंध में कुछ शब्दों के हेरफेर से भी
क्या फर्क पड़ता है दोस्त? तो गद शिथिल हो जाता है, ठीक है, ये बात हो जाता है। चलिए अंतिम और अंतिम 5 प्रश्न देखेंगे, और अंतिम का यह 5 प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा के लिए महा इम्पोर्टेंट है। इसको देख करके ही आप जाइएगा परीक्षा में। आधुनिक युग में जटिल यथार्थ को पकड़ने वाली भाषा कौन सी है? बहुस्तरीय। आंसर आपका क परफेक्ट सही हो जाएगा। कविता में फिल्म नाटक फंतासी के शिल्प का प्रयोग करने वाले रचनाकार कौन से हैं? यहाँ पर करने वाले मुक्ति बोध जी हैं, जो कविता में फिल्म नाटक और फंतासी शिल्प का प्रयोग करते हैं। आंसर आपका ख हो जाएगा। शिल्प बदलने से भाषा का क्या होता है दोस्तों? अर्थ बदल जाता है। शिल्प बदलने से भाषा का अर्थ बदल जाता है। आंसर आपका क बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है दोस्त। भाषा का नवीकरण होता है वो सृजनात्मक लेखन में होता है, और कहीं न कहीं सृजनात्मक लेखन ही भाषा का नया निर्माण करता है, नव निर्माण करता है। 99 नंबर प्रश्न एग्जाम में छपने वाले हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। कभी कभी पूछता है महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को आप लोग वोमेन डे मनाते हैं हम लोग, ठीक है। अगला है शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर तो दिया ही हुआ है यहाँ पे आंसर। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए हैं, पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। हमारे सामने कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि नहीं कहने के बाद भी आप कुछ भी कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। निगमन आगमन तर्क क्या होता है? इस तर्क के बारे में शानदार आंसर लेकर के, आसान भाषा में आंसर लेकर के हम जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। रेडियो पत्रकारिता क्या होता है इसका भी, और अन्य जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है उन सभी प्रश्नों को लेकर के हम जल्द ही आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे, और इन सब टॉपिक को हम आपके सामने शेयर कर देते हैं ताकि इन टॉपिक के बारे में आप भी कुछ पढ़ के आएंगे, ताकि हम सभी लोग मस्ती मनोरंजन के साथ पढ़ते हुए अपनी क्लास को पूरा करेंगे, अंजाम को पूरा करेंगे, और परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक लेकर आएंगे। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखे होंगे तो A to Z बात आपको समझ में आ गया होगा। परीक्षा में प्रश्न 100% दोस्तों यहाँ से ही पूछा जाएगा। ओरिजिनल प्रश्न की बात करेंगे तो बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न की तरह हम आपको सारे प्रश्नों को यहाँ पे ला करके दे दिए हैं, ठीक है। 100% इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हैं, किसी भी बिहार के या भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हैं दोस्त, तो भी आप इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात आपको यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।